छत्तीसगढ़ जीएस की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजेश्वर। वेलकम टू आईएएस ट्यूटोरियल। छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ, छत्तीसगढ़ बृहद अध्ययन को हम एमसीक्यू के फॉर्म में सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और छत्तीसगढ़ में समस्त एक दिवसीय एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को एक कंप्लीट सीरीज के रूप में फ्री क्लास अवेलेबल करा रहे हैं यूट्यूब पर, और इसका पेड वर्जन आप हमारे आईएएस ट्यूटोरियल पर प्राप्त कर सकते हैं सीजीपीएससी के कोर्स पर। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर दूं, जो कि डाउट आपको हमेशा रहता है। बहुत सारे अभ्यर्थी मैसेज करते हैं कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए या इसका आंसर ये होना चाहिए। हम जो अभी क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, और अबाउट टू लेटेस्ट अपडेट के आधार पर हम क्वेश्चन आपको कवर करा रहे हैं। गूगल में और कहीं किसी किसी बुक में इसका आंसर अन्य दिया रहता है। इसका रीजन क्या है कि छत्तीसगढ़ के अध्ययन के लिए कोई विशेष बुक अभी तक नहीं है, हमारे पास पुस्तक नहीं है। जहाँ तक अगर हम छत्तीसगढ़ संदर्भ की बात करते हैं, सरकारी बुक की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको डेटा बहुत ही पुराने मिलते हैं, मतलब अद्यतन डेटा नहीं मिल पाता है, और कोई अथेंटिक बुक, अथेंटिक सोर्स छत्तीसगढ़ को पढ़ने का हमारे पास नहीं है। जैसे कि इंडियन जीएस की बात करते हैं, उसके लिए बहुत सारे अथेंटिक सोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। छत्तीसगढ़ के लिए अथेंटिक सोर्स अवेलेबल नहीं है, इसी नाम से बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं। हमारा कोशिश ये है कि हम आपको अपडेट करके चीज़ों को समझाने का प्रयास करें, लेकिन इसके बावजूद भी नई नई जानकारियां समय समय पर उपलब्ध हो रही हैं। नए जिले बन गए हैं, नए जिलों के आधार पर बहुत सारे एरियाज़ को अभी तक जो है मतलब कि आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, ठीक है, उसके हिसाब से रिलोकेट नहीं किया गया है, इंफॉर्मेशन को अपडेट नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से बहुत सारी कुछ जानकारियां हैं जो आपको लग सकता है कि ये जो है दूसरा आंसर होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो एग्ज़ाम में पूछा गया है और जो व्यापम ने, सीजीपीएससी ने और अन्य जितने भी संस्थान हैं एग्ज़ाम लेने वाले, उन्होंने जो आंसर लिया है उसी के आधार पर हम आपको कवर कराने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो डाउट है आपको अब नहीं होगा, है ना। हम अबाउट टू अपडेट जो अपडेटेड जो आपके डाउट्स हैं, है ना, उसको कवर करते हुए पूरी क्लास को कवर कराएंगे। चलिए स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। आप लोग कमेंट करते जाइएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब करना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। छत्तीसगढ़ को पढ़ने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रहना चाहिए, जैसे छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन या प्राकृतिक विभाजन को आप आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत हम लोग क्या क्या क्वेश्चन देखने वाले हैं ये देख लीजिए। छत्तीसगढ़ का जो भौतिक विभाजन है, ये 4 खंडों में हम इसको बांट सकते हैं। जसपुर का सामरी पाट, पूर्वी बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन और दंडकारण्य। सबसे अधिक एरिया छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो वो है महानदी बेसिन। लगभग 50.34% एरिया को छत्तीसगढ़ का कवर करता है महानदी बेसिन। उसके बाद दूसरे क्रम पे हम कह सकते हैं दंडकारण्य। दंडकारण्य साउथ की बात कर रहे हैं हम लोग, 28.91% दंडकारण्य कवर करता है। उसके बाद फिर पूर्वी बघेलखंड का पठार जो कि 16.16% कवर करेगा, और फिर अंत में जसपुर सामरी पाट 4.59%। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक के भौतिक विभाजन है हम 4 रूपों में देख सकते हैं। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट, और इसके बाद फिर महानदी बेसिन, फिर दंडकारण्य का क्षेत्र। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्राकृतिक विभाजन को 4 खंडों में समझने का प्रयास किया है। ठीक इसी पर आधारित आज के पूरे प्रश्न रहेंगे, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि कौन सी है? उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि कौन सी है? ऑप्शंस दिए गए हैं, सरगुजा बेसिन, हसदो रामपुर बेसिन, छुरी उदयपुर की पहाड़ियां और चांग बकार देवगढ़ की पहाड़ियां। तो आपको याद होना चाहिए, पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत चांग बखार देवगढ़ की जो पहाड़ी है ना, ये सर्वाधिक उच्च भूमि मानी जाती है। इसकी ऊंचाई लगभग 1033 मीटर की है। कितनी है? 1033 मीटर की। क्लियर?
छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखतः पाई जाती है? किस युग की चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती है यहाँ पर? तो इसका सही उत्तर होगा जुरासिक युग की चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती है। आप लोग भी कमेंट करके आंसर देते जाइएगा फटाफट, आप हमसे भी आंसर पहले कर सकते हैं। तो जुरासिक युग की जो चट्टानें हैं छत्तीसगढ़ बघेलखंड के पठार में मुख्य रूप से मिलती हैं। अगला प्रश्न है, चांग बखार की पहाड़ी स्थित है? चांग बखार की पहाड़ी स्थित है, बताइए चांग बखार की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो चांग बखार की जो पहाड़ी है वह है कोरिया जिले में, ठीक है। कौन से जिले में? विंध्य श्रेणी के अंतर्गत आएगा, विंध्य श्रेणी और कोरिया जिला, ठीक है। कहाँ? कोरिया जिला में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में वितरित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, तो छुरी कोसगई आप लोग सुने होंगे, छुरी कोरबा जिले के अंतर्गत आता है। तो छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में वितरित होगा? कोरबा जिले में वितरित होगा। अगला प्रश्न है, छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार है? छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार है। तो छुरी उदयपुर में तिरंगा हम कहते हैं इसको। इस पहाड़ी सरगुजा, कोरबा तथा रायगढ़ जिले में इसका विस्तार मुख्य रूप से मिलता है। छुरी में पहाड़ियों का सर्वाधिक विस्तार हम देखें तो कोरबा में है, लेकिन छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार हम लोग देख रहे हैं कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा जिले तक। तो इस प्रकार से सरगुजा संभाग में बलरामपुर तक ये टच कर जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न है, छुरी पहाड़ी की किस दिशा में महादेव की पहाड़ी है? छुरी दिशा के किस पहाड़ी में महादेव पहाड़ी स्थित है? तो छुरी पहाड़ी के उत्तरी भाग में महादेव पहाड़ी स्थित है। कहां पर? उत्तरी भाग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कैमूर पर्वत श्रृंखला किस जिले में स्थित है? कैमूर पर्वत श्रृंखला, कैमूर पर्वत श्रृंखला कौन से जिले में स्थित है? कोरिया जिले में। ये अपना क्या है? कोरिया जिला। तो कोरिया जिला में क्या है? कैमूर पर्वत श्रृंखला स्थित है। इसमें दो बातें आपको और ध्यान रखना है। पहली बात, कोरिया जिला और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर तक इसका फैलाव है, ठीक। तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से लेकर के कोरिया तक आपको विंध्य पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रृंखला मिलती है हमको? कैमूर पर्वत श्रृंखला मिलती है। याद रखेंगे, विंध्य पर्वत श्रेणी के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से लेकर के कोरिया तक कैमूर पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। देवगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती है? कैमूर की पहाड़ियों के पश्चात देवगढ़ की पहाड़ियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी इसे हम कहते हैं, और छत्तीसगढ़ में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से लेकर के कोरिया तक फैला हुआ, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से लेकर के कोरिया तक फैला हुआ ये लगभग 1033 मीटर की ऊंचाई वाला है ना, 1033 मीटर की ऊंचाई वाला यह देवगढ़ की पहाड़ी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत अवस्थित है, ठीक। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, कहाँ से कहाँ तक? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से लेकर के कोरिया तक ये भी फैला हुआ है। विंध्य पर्वत श्रेणी का ही ये भी भाग कहलाता है, बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आएगा देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में स्थित है? तो भाई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट अगर लेकर के चलें हम छत्तीसगढ़ को, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये उत्तरी भाग में है ना, उत्तर भाग में स्थित होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है फिर? उत्तरी भाग। देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तरी क्षेत्र है बहुत अधिक वर्षा वाला, मध्यम वर्षा वाला या निम्न वर्षा वाला। तो देवगढ़ उच्च भूमि के अंतर्गत आता है, या फिर हम ये कह सकते हैं चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी पूर्वी बघेलखंड के पठार का सबसे उच्च भाग है, इस नाम से यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा भी होती है। तो ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है।
तो भाई छत्तीसगढ़ में कन्हार बेसिन कहाँ अवस्थित है, ये प्रश्न पूछा गया है। कन्हार बेसिन कन्हार नदी से बना है। तो कन्हार नदी की बात करें तो नदी के संदर्भ में एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कन्हार नदी है ये जसपुर जिला के, कहाँ, जसपुर जिला के खुड़िया पहाड़। अब खुड़िया पहाड़ से पहले भी एक बात आपको और याद आना चाहिए कि खुड़िया पहाड़ के बखोना चोटी, खुड़िया पहाड़ के बखोना चोटी। अब बखोना चोटी में एक गांव है, गांव का नाम क्या है, गीधा धोधी। क्या नाम है, गीधा धोधी। तो गीधा धोधी नामक गांव से कन्हार नदी का उद्गम हुआ है और कन्हार नदी का जो एरिया है वो कन्हार बेसिन के नाम से जाना जाता है। और हम छत्तीसगढ़ में इसको लोकेट करें तो छत्तीसगढ़ में हमें कहाँ नजर आ रहा है ये, तो छत्तीसगढ़ में आप देखिए, ये छत्तीसगढ़ में अगर हम इसको हाईलाइट करके देखना चाहें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये हमें उत्तर पूर्व की ओर नजर आ रहा है। तो उत्तर पूर्वी भाग में ये अवस्थित है। कौन से भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। किस जिले में सीतालेखनी का पहाड़ है? सीतालेखनी का पहाड़ वास्तविक रूप से हम देखें तो ये आपको सूरजपुर जिला नजर आ रहा है। ये आपका सूरजपुर जिला है, सूरजपुर जिला में ये अवस्थित है। इस पहाड़ी की श्रृंखला को कोरिया में मुंजडोली पहाड़ी, बलरामपुर में जोबा पहाड़, जेल्हा पहाड़ के नाम से भी पुकारा जाता है। मूल रूप से सीतालेखनी की जो पहाड़ी है कौन से जिले में है, सूरजपुर में है। विस्तार भी अगर हम देखें तो विस्तार आपको कहां मिल जाएगा, कोरिया जिले से लेकर के बलरामपुर जिले तक, कोरिया जिले से लेकर बलरामपुर जिले तक मिल जाएगा। लेकिन मूल रूप से अवस्थित है सीतालेखनी की पहाड़ी सूरजपुर में। इसे हम कोरिया में मुंजडोली पहाड़ी, मैं यहां लिख देता हूं मुंजडोली पहाड़ी, मुंजडोली पहाड़ी कहां, कोरिया में। और बलरामपुर में जोबा पहाड़, जोबा पहाड़ और जेल्हा पहाड़ के नाम से भी पुकारा जाता है। तो कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। मुंजाडोली कोरिया में कहा जाता है सीतालेखनी पहाड़ को, जोबा पहाड़ और जेल्हा पहाड़ बलरामपुर में कहा जाता है। और ये मूल रूप से सीतालेखनी पहाड़ कहाँ अवस्थित है, तो सूरजपुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में पिपरिल पर्वत किस जिले में स्थित है? तो पिपरिल पर्वत भाई छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले में अवस्थित है। ये बलरामपुर जिला आप लोग देख लीजिए, ये है अपना बलरामपुर जिला। तो बलरामपुर जिले में ही कौन सा पहाड़ अवस्थित है, तो पिपरिल पहाड़ या पिपरिल पर्वत स्थित है। हाथी पोल गुफाएं कहाँ स्थित है? डोंगरगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, फुटका पहाड़ी और रामगढ़ की पहाड़ी। अब देखो, हाथी पोल की जो गुफा है ना, ये रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। और रामगढ़ की पहाड़ी मतलब हम चले गए सरगुजा, ये आप सरगुजा देख रहे हो, सरगुजा में ही आपको पता है रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा का गुफा और जोगी मारा का गुफा स्थित है। ये हाथी पोल की जो गुफाएं हैं, है ना, इस गुफा की लंबाई 180 फीट है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 17 मीटर है। 180 फीट और 17 मीटर। और ये जोगी मारा की गुफा, सीता बेंगरा की गुफा इसी रामगढ़ की पहाड़ी में अवस्थित है, जहां हाथी पोल की गुफाएं हैं। और इस प्रकार से सरगुजा जिले में अवस्थित है। क्लियर, 4-5 क्वेश्चन एक साथ आपको ध्यान में आ गया होगा। रामगिरी की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? रामगिरी की पहाड़ियां निश्चित रूप से ये सतपुरा पर्वत श्रेणी का भाग है। रामगिरी की पहाड़ी क्या है, सरगुजा जिले में स्थित है। सबसे पहले सरगुजा जिले को आप ध्यान में रखना कि रामगिरी की पहाड़ी सरगुजा जिले में अवस्थित है। और कौन सी पर्वत श्रृंखला अगर आपसे पूछा जाए तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ये भाग है रामगिरी की पहाड़ियां। अगला प्रश्न, सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है? सिंगरौली बेसिन, देखो एक नदी है रिहंद नदी, तो रिहंद नदी बेसिन को ही हम सिंगरौली बेसिन का हिस्सा मानते हैं, या सिंगरौली बेसिन जो है रिहंद बेसिन का ही हिस्सा है। तो पार्ट ऑफ
रिहंद बेसिन इज सिंगरौल बेसिन, ऐसा आप कह सकते हो। तो रिहंद बेसिन का ही हिस्सा क्या है, सिंगरौल बेसिन है। ठीक है। गौरालाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो गौरालाटा के संबंध में पहली बात तो ये कि गौरालाटा पहाड़ी आपका बलरामपुर जिला में है। कौन सा जिला? बलरामपुर जिला। और बलरामपुर जिले में ही लहसुन पाट है एक। कौन सा पाट? लहसुन पाट। तो लहसुन पाट के अंतर्गत ही सामरी पाट विस्तारित है। कौन सा पाट याद रहेगा आपको? लहसुन पाट। तो लहसुन पाट के अंतर्गत ही सामरी पाट विस्तारित है। कौन सा जिला? तो बलरामपुर जिला। ठीक। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी 1225 मीटर, अबाउट 1225 मीटर। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरालाटा। और गौरालाटा कौन से जिले में है ये भी हमको समझ में आ गया। गौरालाटा जो है बलरामपुर जिले में है। सबसे अधिक ऊंचाई, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी 1225 मीटर, ये अवस्थित है बलरामपुर जिले में, सामरी पाट के अंतर्गत। लहसुन पाट है ना, सामरी पाट के अंतर्गत ये जो है आएगा गौरालाटा। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सामरी पाट का सर्वोच्च शिखर है? तो अभी हम लोग देखें, सर्वोच्च शिखर 1225 मीटर, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ऊंची चोटी गौरालाटा माना जाता है, गौरालाटा की पहाड़ी के अंतर्गत, जो कि हमें मूल रूप से बलरामपुर जिले में अवस्थित है। इस राज्य में उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाट सबसे अधिक ऊंचा है? तो सबसे अधिक ऊंचा अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी भाग है ना, उत्तरी भाग में ये सामरी पाट आता है और सामरी पाट सबसे ऊंची पाट है। कौन से जिले में विस्तारित है? हम लोगों ने बार बार पढ़ा है, ये बलरामपुर जिले में इसका विस्तार हम लोग को देखने को मिलता है ना, बलरामपुर जिले में। और सामरी पाट छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश भी माना गया है। यहाँ छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरालाटा 1225 मीटर की ऊंचाई वाला अवस्थित है। छत्तीसगढ़ में किस जिले में इसकी सबसे ऊंची चोटी है? अब जिला भी पूछ दिया तो घुमा फिरा करके आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप बताएंगे बलरामपुर जिला में सामरी पाट और गौरालाटा। इस राज्य का सबसे ऊंचा पाट कौन सा है? तो सामरी पाट। कौन सा जिला अगर मैं पूछूंगा तो आप क्या बताओगे? बलरामपुर जिला। और कौन सी चोटी है? तो गौरालाटा चोटी है। कितनी ऊंचाई है? 1225 मीटर। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पहाड़ी किस जिले में स्थित है? पुनः क्वेश्चन किया गया है बलरामपुर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है अगर पूछा जाए? ऊंचा बोलेगा तो अलग आंसर आएगा, लेकिन यहीं पर अगर बड़ा पार्ट पूछ दिया गया, ऊंचा पार्ट बोल रहा है तो सामरी पार्ट, लेकिन अगर बड़ा पार्ट आपसे जब भी पूछा जाए तो बड़ा पार्ट प्रदेश के अंतर्गत जसपुर पार्ट प्रदेश को आपको लेंगे। ठीक है, यहीं पर कंफ्यूजन होता है। फिर सबसे ऊंचा पूछा जाए तो सबसे ऊंचा में हमने सामरी पार्ट लिया, लेकिन अगर सबसे बड़ा पार्ट आपसे जब भी पूछा जाता है तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट जसपुर पार्ट कहलाता है। ये जसपुर जिला के अंतर्गत आएगा जसपुर पार्ट। और सबसे ऊंचा पार्ट पूछेगा तो बलरामपुर में सामरी पार्ट। याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जसपुर नगर किस प्रकार स्थलाकृति में बसा है? तो जसपुर में हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट प्रदेश को देखा है क्लासेस के अंतर्गत, इसको हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि जमीर पाट, सामरी पाट, जारंग पाट, मैन पाट, पंडरा पाट, जसपुर पाट। लेकिन जसपुर के अंतर्गत दो प्रकार के पाट प्रदेश आते हैं। ये दो प्रकार के पाट प्रदेश कौन कौन से हैं? एक तो पंडरा पाट आता है, पंडरा पाट इस नाम से पाट प्रदेश है, और दूसरा है जसपुर पाट, जसपुर पाट। तो जसपुर नगर जसपुर पाट के अंतर्गत आता है, और जसपुर
एरिया में जसपुर पूरे भाग में जसपुर क्षेत्र में 2 प्रकार के स्थलाकृतियां हैं पाट के संदर्भ में, एक पंडरा पाट और एक जसपुर पाट। तो जसपुर नगर किस स्थलाकृति में बसा है? तो पाट प्रदेश में बसा हुआ है। ठीक, पाट निम्नलिखित में से किस जिले में एक भौतिक स्वरूप है? तो भौतिक स्वरूप में हम लोग देख रहे हैं बस्तर में, रायपुर में, कबीरधाम में तो नहीं है, तो कहाँ है? जसपुर में है। अब जसपुर के अलावा और कौन से जिले में है? तो एक तो सरगुजा में होगा, सरगुजा में मैन पाट आता है नाम। क्या नाम है? मैन पाट। ये कहाँ पड़ेगा? सरगुजा में। जसपुर में 2 पाट मैंने आपको बताया, पंडरा पाट और जसपुर पाट। ठीक है, और वहीं अगर हम बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर में भी आप लोग याद रख लो, नोट कर लो कहीं पर, बलरामपुर में भी 3 पाट। एक तो सबसे ऊंचा पाट हम लोगों ने सांबरी पाट ऑलरेडी पढ़ा, सांबरी पाट के अंतर्गत ही छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरालाटा 1225 मीटर अवस्थित है। इसके अलावा जमीर पाट और जमीर पाट के अलावा जो है जारंग पाट, जमीर और जारंग, जमीर पाट, जारंग पाट और सांबरी पाट, ये बलरामपुर जिले में, सरगुजा में मैन पाट और जसपुर में 2 पाट है, पंडरा पाट और जसपुर पाट। ठीक, इतना अगर आपको याद हो गया ना तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में स्थित किस पाट प्रदेश को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है? अब देखो, हम सरगुजा जिले में सरगुजा पाट प्रदेश के अंतर्गत मैन पाट की बात कर रहे हैं, तो मैन पाट को ही, है ना, मैन पाट को ही क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लहसुन पाट सांबरी पाट की किस दिशा में अवस्थित है? तो लहसुन पाट सांबरी पाट के पश्चिम दिशा में अवस्थित है। अब देखिए, पश्चिम दिशा में हम बात करें, लहसुन सांबरी पाट हो गया सपोज, इसलिए हम सांबरी पाट ले लिए। सांबरी पाट कौन सा जिला है? तो यहां पर आप लोकेट कर लीजिएगा, ये है अपना बलरामपुर जिला। बलरामपुर जिला में सांबरी पाट। अब सांबरी पाट के पश्चिम दिशा में, मतलब इस दिशा में, पश्चिम दिशा में 2 पाट प्रदेश हैं मूल रूप से। कौन कौन से हैं? एक तो है जोका पाट और जोका पाट के अलावा है लहसुन पाट। 2 पाट प्रदेश हमको मूल रूप से नजर आता है, जोका पाट और लहसुन पाट। किसके पश्चिम में? सांबरी पाट के। सांबरी पाट कौन सा जिला में है? तो बलरामपुर जिला में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन कौन से पाट आते हैं? छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत कौन कौन से पाट प्रदेश आते हैं? तो देखो, छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत एक तो आएगा मैन पाट पहला, ठीक है, और दूसरा आप ले सकते हो जारंग पाट। तो मैन पाट और जारंग पाट 2 आएंगे, मैन पाट और जारंग पाट। तो कौन सा होगा? ब और द कहां पर लिखा है? ये ब और द, जारंग पाट और मैन पाट। छत्तीसगढ़ का कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आता है? तो जसपुर सांबरी पाट, ये जो है छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत ये प्रदेश आएंगे। जसपुर सांबरी पाट छोटा नागपुर के पठार का एक भाग है और यह पाट क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ की किस दिशा में छोटा नागपुर का भाग स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में छोटा नागपुर का भाग उत्तर और पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्वी दिशा में मूल रूप से आप इसको अवस्थिति पाएंगे। तो इसे हम ले सकते हैं, ये नॉर्थ हो गया, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो उत्तर पूर्व दिशा में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में, किस एरिया में? नॉर्थ ईस्ट एरिया में हमें छोटा नागपुर का पठार दिखता है, अवस्थित नजर आता है। अगला है प्रश्न, छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेशों में निम्नलिखित में से कौन सी खनिज प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? कौन सी खनिज प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, बताइए। तो पाट प्रदेश में दक्कन ट्रैप मूल रूप से मिलता है और इसका निर्माण बेसाल्ट नीस की चट्टानों से होता है। यही मुख्य रीजन है कि बॉक्साइट की जो खनिज है, बॉक्साइट खनिज है, इसकी प्रचुरता हमें पाट प्रदेशों में नजर आती है। तो छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेशों में
हमें मूल रूप से बॉक्साइट सर्वाधिक रूप से मिलता है। क्यों? क्योंकि बेसाल्ट नीस की चट्टानों से इसका निर्माण होता है। दक्कन ट्रैप की श्रेणी में ये आते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेशों का पूर्व से पश्चिम, अब नॉर्थ साउथ तो आप लोग को पता है, ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जमाना है। तो क्या होगा भाई, इसका सही उत्तर क्या आएगा? देखिए, सबसे पहले तो जमीर पाट आ जाएगा, जमीर के बाद जारंग पाट, जारंग पाट के बाद जसपुर, और जसपुर के बाद फिर सरगुजा में ये अपना मैन पाट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फिर ऑप्शन ए होगा। खालिस्तान रेंज और छोटा नागपुर पठार महानदी बेसिन को भारत गंगा के मैदानों से विभाजित करते हैं। तो भारत गंगा से विभाजित करने वाला वह रेंज कौन सा है? सतपुड़ा रेंज है। कौन सा रेंज है? सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज और छोटा नागपुर का पठार महानदी बेसिन को गंगा मैदान से अलग कर देते हैं। निम्नलिखित में से किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, जसपुर जिला में एक घाटी है, ये अपना जसपुर जिला है। जसपुर जिला में एक घाटी है जिसको हम लोरो घाटी कहते हैं, लोरो घाटी, और लोरो घाटी को ही फूलों की घाटी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में ये जसपुर जिला आपको दिख रहा है, जसपुर जिला में एक घाटी है जिसको हम लोरो घाटी कहते हैं, और लोरो घाटी को ही फूलों की घाटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल किस दिशा में है? छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल हम लोग देखें पूर्व दिशा में। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल पूर्व दिशा में है। महानदी बेसिन का अवलोकन करने पर हमें यह मालूम होता है, ज्ञात होता है कि महानदी सहित इस क्षेत्र का अधिकांश भाग और नदियां पूर्व दिशा की ओर ही प्रवाहित होती हैं, और यह तभी हो सकता है जब धरातल का झुकाव कैसा हो? पूर्व दिशा की ओर हो। तो नदियों के बहाव के दिशा के आधार पर हम यह ज्ञात कर पाते हैं कि छत्तीसगढ़ का मैदान मुख्य रूप से पूर्व दिशा की ओर इसका ढलान है ना। तो जो बंगाल की खाड़ी है वहां जाकर के यहाँ नदियां जो है डिपार्ट करती हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो छत्तीसगढ़ मैदान की ढाल, अगर मैदानी एरिया की ढाल पूछा जाए तो पूर्व दिशा में ही हम लोग लेकर चलेंगे। सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा में है? तो सामान्यतः अधिकतर भाग जो है पूर्वी दिशा में ही है, मैदानी वाले भाग पूर्वी दिशा में ही इसका ढलान है। छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती मैदान को हम मध्य भारत के अंतर्गत धान का कटोरा कहते हैं। मध्य भारत के अंतर्गत हम इसे धान का कटोरा कहते हैं। महानदी का मैदान छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, उत्तरी, मध्य, दक्षिण और उपर्युक्त सभी। देखो, महानदी उत्तर क्षेत्र में नहीं ले सकते, मध्य जो मैदानी एरिया है वहां पर महानदी मैदान पूरी तरह से फैला हुआ है। मध्य एरिया में पूरा फैला हुआ है क्या? महानदी का मैदान। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र को घेरता है? सर्वाधिक क्षेत्र को घेरने वाला कौन सा है? महानदी मैदान। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, लगभग 50% एरिया कवर करता है महानदी का मैदान। छत्तीसगढ़ के मैदान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? महानदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। लगभग यह बेसिन 50% एरिया को कवर कर देता है। ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी का नाम क्या है? निश्चित रूप से इसको हम मैकल श्रेणी कहते हैं। कौन सी श्रेणी कहेंगे? मैकल श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी का नाम क्या है? तो ये है मैकल श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? यहां आपका मैकल श्रेणी। ठीक है, मैकल श्रेणी का विस्तार हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत ही मैकल श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। मैकल श्रेणियां निम्नलिखित में से किस पर्वत का भाग है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है।
छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैकल श्रेणी अवस्थित है? यहाँ पर आप देख लो, पश्चिम दिशा में आपको नजर आ रहा है, ये मैकल श्रेणी है। तो मैकल श्रेणी ये आपको पश्चिमी दिशा में नजर आ रहा है, पश्चिम इसका सही उत्तर होगा। मैकल पर्वत की ढाल किस दिशा में है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम दिशा में तो अवस्थित है ही, तो इसका ढाल जो है पश्चिम से पूर्व की ओर। छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग में हम देखें तो छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग को ध्यान में रखें तो पूर्व दिशा की ओर ढलान होगा, तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसका क्या होगा? ढलान होगा। ये आप ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिक के आधार पर भी इसे आप सॉल्व कर पाएंगे। मैकल श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो मैकल श्रेणी भाई कवर्धा जिले में स्थित है। कौन सा जिला होगा? कवर्धा जिला होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। उम्मीद करता हूं आप लोग इसे समझ पाए होंगे। इसी तरह से लगभग 100+ क्लासेस हम आपके लिए लेकर के आएंगे, संपूर्ण छत्तीसगढ़ से संबंधित रहेगा। फिर हम इससे संबंधित जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर का भी क्लास आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। अभी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर लाइक जरूर करना है आपको, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको आप शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएं। इसका निःशुल्क क्लास हम लेकर के आए हैं आपके लिए, तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है। साथ ही साथ आपको www.iestutorial.in पर जाकर के ढेर सारे PDF नोट्स और स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। IAS ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली नोटिफिकेशन और क्लासेस के विषय में जानकारियां एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध हो जाती हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, इसी तरह से पढ़ते रहें आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।